आपसे आगाज़ करूंगी, चूँकि अब पहला यही बात, अब अमरीकी सदर तो ओवरऑल क्रेडिट खुद दे रहे हैं, कतर भी हवाले से भी खबरें आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं ख़ासतौर पर जंग बंदी के बाद जिसके बहुत सारे फेजेस हैं, मराहिल हैं, किसको जाता है ये क्रेडिट आमिर साहब? जो जंग लड़ रहे थे उन दोनों को क्रेडिट जा रहा है। तीसरा फ्रीक जब एंड पे शामिल हुआ उसको भी क्रेडिट जा रहा है, उसका नाम अमेरिका है। आप मुझे बताएं कि अमेरिका हमला करता है, बहादुरी दिखाता है, B-2 बम्बार उनके वहाँ से आते हैं, अमेरिका से ईरानी जो एटमी तनसीबात है उनको उड़ा देते हैं, बिल्कुल ठीक है। साथ ईरान कहता है कि हमें पहले बता दिया था और हमने वहाँ से अपनी न्यूक्लियर जो मतलब यूरेनियम अफसूदगी का माल था वो सारा निकाल लिया, वेबसाइट तोड़ गई, कोई इशू नहीं, इसमें हो गया। अच्छा जनाब, बहादुर ईरान बना और वो कतर वाले बेस पे हमला करता है। थी ना हैरतनाक बात कि वहाँ 40-42 तैयारे थे या 80 थे, वो सारे के सारे गायब थे। और फिर अमेरिका ऐलान करता है कि हमें ईरान ने बता दिया था, हम वहाँ से चीज़ें ले गए थे, इन्होंने मिसाइल मार के शौक पूरे कर लिए, हमने वो हवा में उड़ा दिए थे, एक नीचे गिरा जिसका नुकसान कोई ना हुआ। अच्छा, अगर ईरान ने करना था ओरिजिनली तो वो गल्फ़ के ममालिक की तरफ क्यों गया? सवाल उस वक्त ये बन रहा था, लेकिन ये सारा तयशुदा एक ड्रामा था। तीनों फ्रीकैन मान रहे हैं बात को कि हमने सीज़ फायर भी कर लिया और बात भी कर ली। वो जो बहरी बेड़े थे अमेरिका के, वहाँ क्यों नहीं हमला किया? गल्फ़ में तो वो इसराइल का ही पूरा कर रहा था ना। अगर गल्फ़ की लड़ाई बढ़ती तो इसराइल का काम पूरा हो जाता, कि वो तो चाह रहा था मुसलमान सारे आपस में लड़ पड़े। सऊदी अरब ने फ़ौरन मजम्मत की, ईरान के हमले की, पाकिस्तान ने की, कतर ने खुद कहा कि हम हमले का जवाब महफूज रखते हैं, और एक लग गया जैसे समा बंद गया कि ये तो खिताब तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगा। लेकिन फिर सारे परत खुलते गए और सामने आती चली गई। हाँ, जो हकायक ये हैं कि इसराइल का तकरीबन 20% नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी सिवाय एक फ़ौजी तनसीब के बाकी सारे इर्द गिर्द शहरों में और प्लाजों पे गिरे जहाँ पे लोग सारे पहले अंडरग्राउंड हो चुके हुए थे। ईरान का 50% इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, लेकिन उनकी मिलिट्री क़यादत गई, उनके एटॉमिक साइंसदान गए और उनकी एयरफोर्स फारिग हो गई, उनका एयर डिफेंस सिस्टम फारिग हुआ। और एटमी प्रोग्राम अब अल्लाह जाने वो 25 साल पीछे गया या 30 साल पहले गया कि ये जो तनसीबात बनती हैं ये 20 साल का अमल था, और उसमें जो पुर्जे जहाँ से इकट्ठे किए, आपने यूरेनियम निकाल लिया, बाकी तो काम फारिग हो गया। फिर ये लड़ाई पाकिस्तान पे आ रही थी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान जैसे ईरान के साथ बात कर रहा था, कतर के साथ भी बात की, उनके सफ़ीर से बात की, और फिर उनके सफ़ीर को सुबह मदऊ भी किया, सऊदी सफ़ीर को भी किया, चाइनीज़ सफ़ीर आए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास, और अब उनकी ईरानी सदर से बात हुई। हम अपनी जगह पे एक स्टैंड पे, जैसे आपने ख्वाजा आसिफ की भी बात सुनाई कि ठीक है, वो जो रिजीम चेंज की कहानी थी वो पहली रात जो ईरान ने जवाब दिया उनका, उसके बाद वो रिजीम चेंज का फ़िलहाल ख्वाब ख़त्म हो गया कि लोग अपने मुल्क और अपनी क़यादत के साथ खड़े हो गए कि इसराइल के मुकाबले में। लेकिन अगर कोई ये समझे कि ईरान के अंदर प्रॉक्सी वार नहीं होगी, जो ईरान खुद कर रहा था वो बहुत तेजी से होगी। अब ये जैसे ही मरहला, मेरी इतलात हैं कि ये बिल्कुल जितने लोग लगे हुए, क्योंकि ईरान ने बहुत सारों को तंग किया हुआ था, या वो मुकम्मल पॉलिसियां तब्दील करके जैसे खलीजी ममालिक के साथ एक मुकम्मल मुशावरत के साथ अपना आइंदा का लाएमल बनाए। उनके लिए भी अच्छा है कि वो पूरी दुनिया में ओपन हो जाएं, अपने ऊपर से पाबंदियां हटवाएं। अगर सदर ट्रंप के साथ बातचीत हो ही रही है तो अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अपने सिस्टम को ठीक करें, और वहाँ की जो लोगों की तरक्की, आपके पास ऑयल के ज़ख़ीरे हैं जो हैं, उनको बेचें। हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी कि हम दुनिया और से दूर से लाते हैं, पाकिस्तान के साथ ले आएं, हमारी पाइपलाइन भी चल पड़ेगी। लेकिन असल इशू यही है कि इस पे चाइना, रशिया, चूंकि सब इस पे ऑन बोर्ड थे, और ईरान को बिल्कुल वादे जवाब सऊदी उनसे रशियन से मिल गया था कि जुबानी कलामी मदद होगी आपकी, बाकी कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम खुद यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो हमने कल भी बात कही थी कि इंडिया के जो MiG-29 उनके जो स्क्वाड्रन थे वो डाउन थे हमारे साथ जंग में, बहुत सारे स्क्वाड्रन, इसलिए कि रशिया फारिग ही नहीं था, वो अपनी लड़ाई में फंसा हुआ था। ऐसे में ये जो आपको क्लियर होना चाहिए, हमारे यहाँ का अनपॉपुलर बात करनी चाहिए जो कि हकाइक पे हो। आपको पता है सद्दाम हुसैन नारे मारते थे और जमीन के बिल में से बाहर निकले और उनको पकड़ के फिर उन्होंने फांसी दे दी। ईरान 40 साल से कर क्या रहा है? हर एक को धमकी लगा रहा है। उन्हें अब अपने ऊपर सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे थे और हम कहां खड़े हैं। कब तक जज्बातियत से लोगों को चलाएंगे? ये हमारे यहां भी तो हुआ ना, हमने भी इस्लाम बेचा, हमने तालिबान बेचे, पता नहीं क्या क्या किया। हमारी स्टेट को भी समझ आई ना कि प्रॉक्सी से कोई काम नहीं चलता। हम स्टेट चल रहे हैं, अब फेटफ से निकले, हम बिल्कुल क्लियर हो
हो गए। अब ये बात ईरान को समझनी चाहिए। हम लेकिन किसी पड़ोसी को इस तरह तंग नहीं कर रहे थे कि जो मुसलमान ब्रदर मुल्क हो हम वहां पे घुस जाएं। ईरान की प्रॉक्सीज सारी देखे ना, शाम में उन्होंने गंद डाला हुआ था, वो खत्म हुआ, वहां पे इसराइल पहुंच गया। अमरीकी मतलब आप वही समझ लें कि वही आके बैठ गए हैं। फिर हिजबुल्लाह के साथ कर रहे थे, हमास ने, ये फलस्तीनी में जो इस वक्त जंग जारी है, जो बेचारे गजा के लोग शहीद हुए हैं, वो हमास किसकी बैक पे थी? उसके बैक पे कौन था? और उन्होंने जब हमला किया तो उसका जवाब कहां से आना था? बेचारे उनको शहीद करवा दिया सारे लोगों को, हजारों लोगों को वहां पे, और मलियामेट कर दी बिल्डिंग। वहां पे वो ख्वाब सोच रहे हैं कि हम तो साइली पट्टी बना लेंगे। बहरहाल ईरान को रीथिंक करके अपने अड़ोस पड़ोस में देखना चाहिए। इंडिया का उनके गिर्द, उनके सामने नकाब उतर गया हुआ है कि वो किसके साथ खड़ा था। सही जी। जैसे यूक्रेन की जंग में वो यूरोप से हटा था इंडिया, इसी तरह इस जंग में वो इसराइल के साथ खड़ा था, वो अमेरिका के साथ खड़ा था, बहरहाल ईरान के साथ नहीं। सही जी। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा, अब जाहिर है ईरान के लिए भी जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि उसको अब रीथिंक करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ पर गौर करेगा, बहुत सारी चीज़ें अब मज़ीद वाज़ेह हुई होंगी ईरान के सामने भी, और वही चीज़ें जो है अमेरिका और इजराइल के सामने भी। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहिबा, अब ये जो सीज़ फायर, एक तो ये कितना देर पा साबित हो सकता है, और दूसरा आप क्या समझती हैं किसकी फतह और किसको शिकस्त हुई? जी, आमिर साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि जो प्रॉक्सीज वाली उन्होंने बात की कि हमें इमोशनल रिलीजियस सेंटिमेंट से और स्टेटमेंट से बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स तो वहाँ पर रिलीजन मैटर नहीं करते हैं, स्टेट कम्स फर्स्ट। और तमाम ममालिक को अभी हमने देखा कि एज ए मुस्लिम हम लोग कहते हैं जनाब की तमाम मुस्लिमों को एक पेज पर होना चाहिए। जी जी, ये बात जगह बजा है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने एक पेज पर होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू वॉर से जिस तरह के पूरा मुल्क एक एक्सपोज होता है, तो ईरान को भी देखना चाहिए, अपने खामियों के ऊपर नजर डालनी चाहिए कि ऐसे क्या उनके पार्ट पर वजूहात कर फरमा रही है कि उन्होंने आज ये 12 रोजा जो ये दिन देखा, 12 रोजा जंग देखी, 500 से ज्यादा लोग उनके शहीद हो गए हैं। ईरान आई थिंक मिसकैलकुलेटेड नहीं था, लेकिन ईरान के अपने अंदर जो इसराइली एजेंट का काम कर रहे थे, और उन्होंने जो है वो डोमेस्टिकली जो ड्रोन्स थे वो कैसे प्रोड्यूस किए, 3 शहरों में इसराइली एजेंट दंदनाते हुए फिर रहे थे, तो उनके पार्ट पर इतने डेंट थे, डेंट इज सर्टेनली ऑन ईरान्स पार्ट। उसके बाद जो है वो बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तो आप दुनिया को तो बड़ा घूर रहे थे और बड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे थे, लेकिन आपके अपने अंदर जो है वो इसराइली एजेंट्स काम कर रहे थे। तो आपको पहले ये देखना चाहिए। अब जितनी एक्टिव ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हुई हैं, शायद इससे पहले कभी भी नहीं थी, तो अब उनको देखना चाहिए। लेकिन मिसकैलकुलेटेड जिस तरह पाकिस्तान को लेकर इंडिया था, इसी तरह जो है वो ईरान को लेकर इसराइल भी साबित हुआ। जो बिल्कुल आई थिंक वही मॉडल रिपीट हुआ है जो इंडिया पाकिस्तान वॉर में हुआ था, कि हमने ईरान ने और पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि हम गजा नहीं है, ठीक है, हम रिटेलिएट करना जानते हैं। आपने देखा कि जैसे अमेरिकी अड्डों पर जो है वो हमला हुआ, वैसे ही सीज फायर हो गया, ठीक है। और इसराइल जो कि फॉक्स न्यूज का इंटरनेशनल मीडिया को भी उन्होंने कवरेज करने से रोक दिया। तो ऐसा नहीं है कि इसराइल को लोग नहीं मारे गए हैं, उन्होंने तो कवरेज करने से भी रोक दिया, उनका बहुत नुकसान हुआ। नेतन्याहू के खिलाफ जो है लोग सड़कों पर आ गए, वहां सैन डिएगो में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, वहां नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने अपनी इंश्योरेंस क्लेम करना शुरू कर दिया। इतने सारे मिलियंस ऑफ लोगों ने जो है वो अपने इंश्योरेंस क्लेम किया इसराइल के अंदर। तो इसराइल को जो है लिहाज से इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत प्रेशर फेस करना पड़ा है, और वो अब अपना इमेज शेकिंग मतलब इमेज जो है वो बचाने के लिए वैसी बात कर रहा है कि नहीं हमने तो नहीं कहा था इसराइल का। इज इट इवन टेक्निकली पॉसिबल कि इसराइल की मुशावरत के बगैर अमेरिका जो सीज फायर का ऐलान करते, जितनी स्ट्रॉन्ग इसराइली डेस्परा अमेरिका में इस वक्त मौजूद है, तो इसराइल को कॉन्फिडेंस मिले बगैर या इसराइल के को कहे बगैर, या आई पर्सनली बिलीव कि इसराइल ने खुद अमेरिका को कहा है कि सीज फायर करें। और जब देखा कि कतर पे भी जो है वो फौजी अड्डों पर जो है वो हमला कर दिया था, तो ईरान के हमले करने की वजह से ही आज सीज फायर तक नौबत पहुंची है। अगर ईरान हमला ना करता, मैं पहले दिन से एक बात कह रही हूँ, जब ईरान ने पहले हमला नहीं किया था कि ईरान